बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो इकनॉमी का बुरा हाल है, अब उसको सही कैसे किया जाएगा। अब तो निगरान सेटअप की बातें की जा रही है। केपी और पंजाब असेंबली तो अब समझे तहलील हो गई, लेकिन क्या जनरल इलेक्शन की तरफ हुकूमत जाएगी। 35 और इस्तीफे भी पीटीआई के वफाकी हुकूमत ने मंजूर कर लिए, लेकिन अब अपोजिशन का ये कहना है, पीटीआई का कहना है कि अब आप जनरल इलेक्शन की डेट दे दें। क्या जनरल इलेक्शन की डेट हुकूमत देगी या अभी भी डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब दावे किए जा रहे थे सागदार साहब की जानिब से कि हम डॉलर 200 से कम लेकर आएंगे, पेट्रोल भी 200 से कम लेकर जाएंगे, फिर हम इलेक्शन की डेट देने के काबिल होंगे। क्या नतीजा निकलेगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब हमने देखा कि दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इलेक्शन थे, मेयर किसका होगा कराची में, कराची के तख्त का जो ये मुकाबला है, इस पे ये ताज किसके सर सजेगा। क्या जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी, इस पे भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सेविंग होम के सीईओ हैं और इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। आपसे इकोनॉमी पे तजिया लेंगे। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सचवानी साहब, आपसे हम अपोजिशन पे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आप कई मुल्कों में अभी भी होकर आए हैं और कई मुल्कों में आप तिजारत करते हैं, फिर इकनॉमी पे पाकिस्तान की बड़ी गहरी नज़र रहती है। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सट्टा चल रहा होता है, बीपर चल रहे होते हैं, टीवी पे ब्रेकिंग आ रही होती है, डॉलर 10 रुपये कम, डॉलर 5 रुपये कम। अब तो ब्रेक लग गया डॉलर को, 10 पैसे 30 पैसे बढ़ता है, अब वापस नहीं आ रहा, कम नहीं हो रहा। हुकूमत ने ये कहा है कि ताजिर जितने भी हैं वो हमारी मदद करें, वो अपना जो डॉलर है वो ले आए मुल्क में। सही कह रहे हैं? नहीं, ताजिर कहाँ से डॉलर लाएगा। आप देखें ना कि किसी को भरोसा ही नहीं है आपके मुल्क के ऊपर, तो मतलब कहाँ से डॉलर कोई लेकर आएगा और क्यों लाएगा पता नहीं। आज मैं डॉलर लेकर भी आता हूँ, मुझे ये नहीं पता कल मुझे क्या प्राइस मिलेंगी जब मैं उसको कन्वर्ट दोबारा करने जाऊँगा। तो ताजिर कुछ भी नहीं लाएंगे, आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी। आपको पता है तकरीबन 5,700 यानी 6,000 कंटेनर के करीब पोर्ट पे पड़े हुए हैं, डॉलर ही नहीं है। एलसी खुल नहीं रही तो माल पड़ा हुआ है। ये जो 30,000 से ज़्यादा एलसी खुलने की दावे किए जा रहे हैं, ये ठीक है? नहीं खुल पाएंगी कुछ भी अभी भी। अच्छा। यही चलेगा सिलसिला, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास अगर आज की तारीख में जितना एलसी जितनी खुलनी चाहिए वो तकरीबन 4 अरब डॉलर की खुलनी चाहिए। 4 अरब डॉलर आप लोगों के पास कहाँ है? वो जो थोड़े बहुत भी हैं वो भी आपके नहीं है, वो भी मांगे टांगे के हैं, बाहर से मांगे हुए हैं। वो तो पता नहीं किस तरह यूज़ कर पाएंगे कि नहीं। बाकी है क्या हमारे पास? 4 अरब डॉलर कहाँ है गवर्नमेंट के पास? कैसे खुलेंगे एलसी? तो ये जो जिन्होंने इंपोर्ट किया है उनका ये हाल है। जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन है जो रह रहे हैं, तो कौन डॉलर लेकर दूसरा कौन आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम यही है कि हम वो बातें करते हैं जो हो ही नहीं सकती। हमको क्या डिसीजन लेना है इनको पता ही नहीं है। हमको बहुत जल्दी आईएमएफ की जो भी शर्तें थी मान लेनी थी, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ की शर्तें मानने की बजाय हम लोग, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, काफ़ी काबिल आदमी है, नो डाउट, मेहनती आदमी है, काबिल आदमी है और अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने हालात ख़राब है। मुझे इनसे ये गिला नहीं है कि ये कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कर पाए कि नहीं कर पाए, ये एक अलग मैटर है। लेकिन वो जिस अंदाज से बात करते हैं, जो उनका लहजा होता है, तो मुझे लगता है कि आईएमएफ को हमको कर्जा मांगने आया है। आईएमएफ हमसे कर्जा लेने आ रहा है, दूसरे मुल्क हमसे कर्जा लेने आ रहे हैं। इस तरह की हमारी बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की हम बात करेंगे तो कैसे चलेगा कि, और हर बात में चीख चीख के बात करना, मतलब किसके ऊपर चीख रहे हो आप? आपको, आपके पास क्या है? यानी हम हैं क्या? पहले तो ये देख लेना कि हम क्या है। जैसे मैं आपसे हर वक्त कर्जा मांगता रहता हूँ और अकड़ भी मेरी हो, तो आप क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे? आईएमएफ की आंखों में आंख डाल के बात करेंगे। आई डोंट केयर आईएमएफ में जाएं कि नहीं जाएं। अगर हम आईएमएफ में नहीं जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात आपका फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह पाता है या कैसे कहता है, मुझे नहीं पता कि किस तरह कोई भी कह सके। हमारी वो पोजीशन ही नहीं है, हम बगैर आईएमएफ के कुछ नहीं कर सकते। ये एक मानने वाली बात है। आईएमएफ ने मजीद जो शराइत का जो इंदिया दिया है, उसके बाद कितनी महंगाई आनी है, पेट्रोल कहां तक जाएगा, अशिया खुर्दनोश कहां तक जाएंगी, आपका क्या तजिया कहता है? देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर जाएंगे नहीं, महंगाई तो होगी, लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएं, आप नहीं जाएंगे तो इससे कई ज़्यादा महंगाई हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो महंगाई तो मुझे लगता है होगी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महंगाई हो जाएगी अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं गए। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है?
नहीं है ना। तो मकसद कहने का है कि ना जाने की वजह समझ में नहीं आ रहा है क्या पॉलिसी है, क्या सोच रहे हैं। यानी हमको सियासी नुकसान हो जाएगा, भाई तो सियासी नुकसान तो आपको हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। अब सियासी नुकसान जो होना था हो चुका। आप उस नुकसान को आपने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि आपको अपने केस खत्म करने थे। वो केस भी खत्म हो गए, आपके सियासी नुकसान भी हो गए। अब मुल्क का सोचें। अब सियासी नुकसान की तरफ सोच रहे हैं, आपका मुल्क नहीं रहेगा तो आप सियासत कहाँ पे करोगे। तो मकसद कहने का ये है कि अभी जो हो गया सो हो गया। अभी IMF के प्रोग्राम में जितना जल्दी जाना है जल्दी जाए। पहली बार सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं अभी भी, लेकिन बराए मेहरबानी अब आप टैक्स नेट में लाएं लोगों को। बात वही हो गई, ये वही पहली बार उन्होंने भी, अगर इसको हम ऐसे कहें कि इन्होंने भी शर्त रख दी है अब कि भाई खुद कुछ कर लो। अब इनकी शर्त क्या है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं अपना। IMF भी तो यही कह रहा है। तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कह दी कि आप भी टैक्स बढ़ाएं। और यहाँ तक कहा है कि हम अपने मुल्क में लोगों से टैक्स ले रहे हैं जी, उनका पैसा आपको दें और आप अपने मुल्क में टैक्स वसूल नहीं करें तो हम किस तरह देंगे। बात वही आ गई जो IMF कह रहा है। IMF में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो उससे भी ज़्यादा डेंजर है, उससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो IMF में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, बहुत पहले चले जाना चाहिए। लेकिन ये डिले, एक वजह ये हो सकती है, ये इस तरह का माहौल इसलिए क्रिएट किया गया, हो सकता है इनको इलेक्शन ही नहीं कराने हो। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि भाई डिफॉल्ट हो जाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे तो डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से इनको इलेक्शन डिले कराने की वजह से ये नहीं जा रहे हैं। बजाय तो यही नजर आ रहा है। चले मैं इस पे भी बात करता हूं। सलीम साहब, आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, 2 असेंबलियां आप सूबाई तहलील कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको वफाक से भी ना ठुडे लाइन करा दिया गया। इमरान खान साहब ने कहा मैं आ रहा हूं, लेकिन वफाक ने बोला बाय बाय, अब जरूरत नहीं है। तो अब आपकी पॉलिसी क्या होगी सड़कों की? सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँ जो भाई ने की, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि ताजिर क्यों अपने डॉलर लाएगा यहाँ पे। जब 1992 के अंदर में 100 अरब डॉलर ब्यूरोक्रेट्स, जनरल, सियासतदानों के और दीगर के पड़े हुए थे, वो आज 100 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ अमेरिका की बैंकों की बात कर रहा हूँ। उस तक ये स्विट्जरलैंड और बेल्जियम और दीगर यूरोपियन कंट्रीज और अपनी बरतानिया में अलग थे। और अब तो खैर दुबई और उसमें भी बहुत पैसे जमा हो गए हैं गैर कानूनी, इन लोगों के जो करप्शन के पैसे हैं। जिनके करप्शन के पैसे हैं वो सबसे पहले वो अपने करप्शन के पैसे उधर लाए मुल्क के अंदर में, और चाहे उसके लिए कुछ उनको सहूलियत देनी पड़ती है तो उनको सहूलियत दें, मगर सबसे पहले तो उनसे ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे करप्शन के वहाँ पे पड़े हुए हैं और पाबंदियां भी हमें भुगतनी पड़ती हैं कि फेटअप में डालना तो हमारा नाम डाला जाए, पैसा हमारा लुट रहा है, लुट हम रहे हैं, और फेटअप में भी हमारा ही नाम डाला जा रहा है। फेटअप में क्यों हमारा? फेटअप में तो उन ममालिक का नाम होना चाहिए जिन्होंने करप्शन के पैसे अपने मुल्कों में प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जिन्होंने करप्शन की मनी को अपने मुल्कों के अंदर हिफाजत से रखी हुई है और गरीब ममालिक का खून निचोड़ा हुआ उन्होंने। तो फेटअप के ऊपर, इसके ऊपर होना चाहिए इकदाम, ना कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के ऊपर इकदाम होने चाहिए थे और दबाव तमाम तक पाकिस्तान को। आज अमेरिकन बैंक, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो करप्शन की जो मनी इनकी पड़ी हुई है, उनके बड़ों की, इनके सियासतदानों की बड़ों की, तो उससे आप डिफॉल्ट, उससे आप पैसे काटें, ना कि आप उसके उधर मुल्क की आवाम को तंग करें। तो इस तरह के फैसलों पे अमल दरामद कराए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका में अगर ये मुखलिस हैं, अगर ये कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं किया, अगर ये कहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, तो भाई आप बोलो ना यूरोपियन कंट्रीज को और दीगर ममालिक को, आपके हमारे जो बैंकों में करप्शन की मनी पड़ी हुई है उसमें से आप काट के बकाया पैसे में रिटर्न करो। आपके उन्होंने अपने ममालिक में कवानीन तो बनाए हुए इस तरह के, जब उन कवानीन बनाए हुए तो उससे फायदा उठाए। क्यों नहीं उठाया जा रहा फायदा? क्योंकि ये करप्ट है, ये हुक्मरान खुद करप्ट है। ये उसी वक्त हो सकता है जब एक ईमानदार हुक्मरान आए और 2-3 अक्सियत के साथ आए, और इंशाल्लाह खान साहब आएंगे 2-3 अक्सियत के साथ, और आप देखेंगे कि मैं इस पे कंटिन्यू करवाता हूं आपसे। मैं हुकूमती मौक़िफ़ ले लूं। नईम आवान ने में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया नईम आवान साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। नईम साहब, आप कह रहे थे कि खान साहब आप असेंबली में आए, वरना हम आपके साथ आड़ा सलूक भी करेंगे, हम आपके साथ कुछ गलत भी करेंगे। ढके छुपे अल्फाजों में धमकियां भी आप दे रहे थे, मिन्नतें तरले भी कर रहे थे, लेकिन फिर खान साहब ने कहा मैं आ रहा हूं, तो आपने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। मतलब आपको लाना ही नहीं था। तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? आप खुद महंगाई कंट्रोल कर नहीं पा रहे और ऑपोजिशन को भी आप असेंबली में बैठने नहीं दे रहे। साजिद भाई, पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये रही कि इमरान खान साहब आएगी, 200 अरब लाएगी, 100 अरब IMF के मुंह पे मारेगी, तो 100 अरब रुपए जो है वो कौम पे लगाएगी। अभी तक तो कौम अब सिवाय 200 अरब रुपए के इंतजार में बैठी है।
दूसरी बात ये रही कि कौमी असम्बली के इजलास जितने भी हुए हैं, आप इन इजलासों की अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो इन कैलकुलेशन के अंदर कौमी असम्बली के इजलास में या कौमी असम्बली के अंदर कितनी बार जो है वो इमरान खान साहब आए, जब भी आए तो हमेशा वो कोई ना कोई ऐसा काम लेकर आए जिससे बात ये है कि जो दीगर पार्टियों के बैठने वाले ओपोजिशन के जो लोग थे उनको डराया धमकाया, कभी मैं ऐसी उतारूंगा, कभी इनकी नहीं वो पुराना हो गया सर, नईम साहब वो माजी का किस्सा हो गया। आपने क्या दूध और शहद की नहरें बहाल हुई और आगे बहाएंगे, वो बताएं। सर हमने जो बहाना है वो लाजमी सी बात है जिस मकसद के लिए हम आए, और एक उस मकसद के अंदर एक मेजर मकसद था जिस पर अभी आप बात कर रहे थे, आपका जो है वो जो ब्लैक लिस्ट पे पाकिस्तान जा रहा था FATF के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह FATF के से तो हम लोग बाहर निकल गए। बहरहाल ये जो मुल्क के ऊपर 23,000 अरब का जो कर्जा था जो 72-73 साल में चढ़ा था, और जाते जाते ये 44,000 अरब चढ़ा के गए। आप ऐसा करें ना नईम साहब, एक आप ऐसा करें, खान साहब 150 रुपए पेट्रोल दे रहा था कौम को, आप भी 150 रुपए दे, बस ये कर लें आप, और कुछ ना करें। फिर तो हम अगर बात करें तो फिर जब इनको मुल्क हैंडओवर किया था तो फिर तो हम इनको 75 रुपए लीटर पेट्रोल देके गए थे, तो मेरा ख्याल है वो 75 रुपए लीटर ये हमें वापस कर दें। चीनी 47 रुपए किलो देके गए थे, वो भी हमें वापस कर दें। 180 रुपए केजी जो है वो कुकिंग ऑयल को देके गए थे, वो भी वापस कर दें। और सोना जो है वो इनको जो देके गए थे वो देके गए थे 17,000 रुपए पर जो है तोला, तो वो भी फिर कौन को वापस कर दें। वो कह रहे हैं कि हमें दे दें सर, आप लोगों का 44 का अरब डॉलर का कर्जे की जिक्र किया, कर्जा 44 अरब डॉलर नहीं था, 45 अरब डॉलर था जो खान साहब ने लिया था। मैं इस पर वजाहत पहले भी कर चुका हूँ। उसमें से 27 अरब डॉलर इनका लिया हुआ कर्जा वापस किया। 10 अरब डॉलर उन्होंने 70 साल तारीख में पहली बार डेमो के ऊपर लगाए। डेमो की तामीर आज उन्होंने डेमो के ऊपर काम रोक दिया है, आज उन डेमो के ऊपर काम नहीं हो रहा है। मुल्क के जो रीढ़ की हड्डी के किरदार अदा करते हैं, जिससे में सस्ती बिजली भी नहीं है, उन डेमो के ऊपर उन्होंने अपनी तामीराती काम उन्होंने रुकवा दिया। 10 अरब डॉलर उसके लिए 37 अरब डॉलर हो गए, 37 अरब डॉलर, और बाकी कितने बच्चे 8 अरब डॉलर। 8 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर इनको देखे गए थे। आज 22 अरब डॉलर में क्या इन्होंने क्या हाल किया है उसका जरा हिसाब दें और बातें कम करें और शेयर कम मचाएं। आप नहीं मामान, आप जरा सा तवक्कुफ करें, मैं इनसे मौकिफ लेके फिर मैं जवाब लेता हूं आपसे। चले, आपका कहना है कि आप सब वापस दे गए ना, ठीक है, सर देने के बल्कि ज्यादा था। अच्छा, जितना लिया था उससे ज्यादा मौजूद था उस वक्त। आज जितना इनको दिया गया उससे कई गुना कम को कम आज हम डूबने के समझने के नाक तक तो आ गए, अब खाली सांस की नाली में जाना बाकी है। आप इसको अब 35 हलकों पे खान साहब कह रहे हैं अगर इलेक्शन दोबारा हुए तो मैं खुद लड़ लूंगा 35, तो ये आप पाकिस्तान को ले आए ना मुस्तहकम की तरफ। सर आप कहां लेकर जा रहे हैं? ये किस सिमत में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? आप देखें ना, ये किस सिमत में लेके जा रहे हैं? क्या ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है? क्या आप देख रहे हैं कि इन्होंने रशिया से जो है ना सस्ता पेट्रोल लेके लोगों को बेनिफिट दे दिया? आज 129 डॉलर बैरल से आज 73 रुपए का डॉलर बैरल हो गया, और पेट्रोल जो है उन्होंने मजीद महंगा किया हुआ है। इतने अच्छे थे, अगर आप इतने अच्छे थे, आप हाजी थे, आप तमाम पाक और साफ पाकीज़ा लोग थे, सारे मौलवी और हुज्जाज उनकी हुकूमत थी, तो फिर कराची ने भी आपको बाय कर दिया। सर अभी दानली और इसका जो इन्होंने हाथ फेरा है, वो दानली का हाथ इनको जो है काम नहीं आएगा। ये टर्नओवर कम होने की वजह से जो उन्होंने दांधली का करके फायदा उठाया, ये इनके काम नहीं आएगा। जमात इस्लामी को भी सीटें वापस देनी पड़ी हैं इनको, PTI को भी सीटें वापस देनी पड़ी हैं इनको, और अभी भी डटे हुए आरओ के पूरे फॉर्म 11 मौजूद हैं। इसके बावजूद भी जो है ना 700 वोट को 3700 वोट करके ये जीत गए। चले, इस तरह की हरकतें ये हुई है। इस तरह की हरकतों के ऊपर कितनों को अरेस्ट किया गया, कितनों को सजा दी गई, कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई, जरा ये बताना पसंद करेंगे। से आप तवक्कुफ रखें। पहले मैं इकबाल अडवाणी से ले लूं। इकबाल साहब, जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज हैं, खान साहब के PTI के 35 मजीद इस्तीफे इन्होंने कबूल कर लिए, हुकूमत ठीक जा रही है, या कि आपको लगता है कि बदला ले लिया? जिस तरह ट्वीट आ रहे हैं उनके कि ये सरप्राइज दिया हमने आपको, ये सही कर रहे हैं? देखिए, हर कोई अपने कार्ड खेलता है वक्त पे ना। खान साहब जो मेरी अपनी राय है, खान साहब को असेंबली छोड़नी नहीं चाहिए थी। जब अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई, उसी वक्त असेंबली में बैठना था, तो मुझे लगता अभी तक इनकी गवर्नमेंट नहीं रहती, गिरा देते, पार्लियामेंट में गिर जाती, क्योंकि वो खुद अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ जाते। और शहबाज शरीफ तैयार थे कि नहीं चल पाता उनसे, तोड़ना भी चाह रहे थे, उनकी गलत पॉलिसी थी। अप्रैल में मेरे ख्याल में इनकी गवर्नमेंट गई है, मुझे लगता है कि अप्रैल अभी तक खान साहब ने
जो जो स्टेप लिए सब यानी उनके गलत हैं। आप देखें पंजाब असेंबली ने टाइम पे नहीं तोड़ पाए, केपी के गवर्नमेंट टाइम पे नहीं तोड़ पाए, अब अभी तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तोड़ दिया अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें तो अभी आप यूं अंदाज़ा लगाएं कि मोहसिन नकवी अगर पंजाब के निगरान वजीर आला बनते हैं तो वो तो फिर उनका ही आदमी हो गया ना, क्योंकि आपको पता है नहीं मोहसिन नकवी कौन साहब हैं। जब तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जा रही थी, उसका जो प्लान बन रहा था, जहाँ फाइनल हुआ था, वो मोहसिन नकवी के घर पे हुआ था। अगर आज मोहसिन नकवी प्राइम वजीर आला पंजाब बनते हैं निगरान, तो मतलब ये भी इनकी हार है। तो मकसद है हर स्टेप यानी वक्त के साथ देखिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस वक्त आप नहीं तोड़ पाए, आज नहीं तोड़नी थी। अब आपने पीडीएम को इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट को जितनी पावर आप लोगों की वजह से मिली है इनको, वो नहीं मिल सकती थी। आपको असेंबली में बैठते कुछ अरसे में इनकी असेंबली टूट जाती है, तहरीक अदम एतमाद ये लाते और आज आ जाते। इनको क्या मिला? अब ये 2023 में इलेक्शन होने थे, 2023 आने वाला है, ये नहीं करेंगे। क्यों? इलेक्शन होंगे 2023 के अक्टूबर में। हाँ, ये अब सवाल आ गया है, होंगे हाँ, या आगे जाएंगे, ये बता रहा हूँ ना। ये जल्दी करवाना चाह रहे थे ना, अब ये जो टाइम कह रहे थे ना वो इलेक्शन करवाने का, उस टाइम पे अगर इलेक्शन करवा लें तो भी ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सोने पे सुहागा इन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, जो इनको एक जगह से पावर मिल रही मोर्चा था जो, हाँ, और केपी के मोर्चा था पंजाब इनके लिए बहुत पावरफुल था ना, अब वो भी हाथ से गया। केपी के गवर्नमेंट भी हाथ से गई। मुझे लगता है खान साहब और पीटीआई वो काम कर रही है जो पीडीएम खुद चाहती है कि ऐसे काम होने चाहिए, अच्छा। जो वो खुद नहीं कर पा रही ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनकी पॉलिसी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जो रीजन मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने नोट किया, खान साहब पॉलिटिक्स पे तवज्जो कम है, इनका ईगो, इनकी जिद सरे फहरिस्त है। वो अपने ईगो को या अपनी जिद को ज्यादा अहमियत देते हैं, पॉलिटिक्स को नहीं दे रहे। अगर वो पॉलिटिक्स करते तो अभी तक पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी होती। वो किस तरह होती कि असेंबली में बैठते, पहले ने कहा आर्मी चीफ, अमेरिका का मसला, अमेरिका ने ये किया, फिर आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा, आर्मी चीफ भी इनका लग गया, सब कुछ हो गया। अब देखता क्या पंजाब असेंबली में जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है वो भी इनकी तरफ से आएगा, यही आएंगे। तो अभी कहाँ आप लोग खड़े हैं? मुझे तो इनकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, क्या ये लोग क्या सोचते हैं, इनके फैसले कौन कर रहा है। मैं आता हूँ इसमें। खान साहब ने मजीद शिकवे भी किए कि एक फॉर्मर वजीर आजम पर हमला होता है जानलेवा और उसकी एफआईआर तक नहीं कटती इस मुल्क में, तो आम आदमी का क्या होगा? नहीं मावन साहब, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि इतने बड़े पाए का लीडर और पाकिस्तान में वो जमात हुकूमत कर चुकी है, फिर वो वजीर आजम रह चुके हैं, उनकी एफआईआर तक इस मुल्क में नहीं कटती। तो आपकी हुकूमत थी, माना पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन वफाक ने अपनी वैल्यू एड क्या की ये बताइएगा। और दूसरा, कराची में आप पर उंगलियां उठ रही हैं कि जमात इस्लामी आपकी बी टीम है, एमक्यूएम पाकिस्तान आपकी सी टीम है, आपने उनको इस्तेमाल किया और इलेक्शन को डी टूल बना के आप आए हैं इक्तदार में। साजिद देखें, बात यह है कि एक तो आपको भी बात समझ आ जानी चाहिए और अवाम को तो अब समझ आ गई है कि कहीं चोरी हो जाए तो जो है वो अवाम को पहले पता लग जाता है और पुलिस को बाद में पता लगता है। 18वीं तरमीम के पास तमाम इख्तियारात जो है वो सूबे खुद मुख्तियारी जो है वो उन सूबों के पास है। अब बात यह कि जो सूबे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, तो वहां आप ये चेक करें कि वहां एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है। दूसरी बात ये रही कि जितने अख्तियारात इन्होंने लिए थे अपने मुंह से, इन्होंने वाज़ेह तौर पे समाजी के खिलाफ जो जाली एफआईआर दर्ज होती है वो भी सुबह सिंध के अंदर हुई है सर। ये जाली एफआईआर किसके हुक्म पर दर्ज हुई थी, जरा इसकी भी वजाहत कर दे। कि शायद मेरा ख्याल है मेरे टाइम पे मुझे बोलने दें तो मुझे सबक सर जो आप बात करें मैं भी उसी बात में ऐड कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। 50% में जो अख्तियारात नहीं दिए गए तो वो बेसिकली मैसेज किसके लिए था? ये तो हम 2018 से कह रहे हैं कि ये जितने टूटी नल के दरवाजे लोटे इस जमात में गए, ये टोटली लोटों की जमात है, ये आमरीत की पैदावार जमात है। और ये किसी वक्त भी जो है वो ऐसा होगा कि जब इनके ऊपर से हाथ हटेगा। और आपने जिंदा मिसाल आपने देखी कराची के अंदर 2018 के अंदर आपने देखा कि 28 एमपी और 14 एमएलए कराची से इनको ऐसे गोद में बिठा के दिए कि और अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद दोबारा से वही फर्टिलाइजर और वही पेट्रोल पंप वाले, वही अस्करी बैंक वाले, अस्करी जो है सीमेंट वाले इनको दोबारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनकी सपोर्ट न होने का रिजल्ट ये निकला कि 28 और आपके 14 एमएनए, 28 एमपी 14 एमएनए, टोटल 44 बनते हैं। ये टोटल 42वीं सीटें पूरी नहीं कर सके आपकी बल्दियात के अंदर। ये होती है आमरीत और जमहूरियत। इसकी वजह यह है कि दानली के आला शान रिकॉर्ड आपने तोड़े इसके अंदर में सर।
दांगी का आलिशान रिकॉर्ड तोड़े आपने, जो आज और फिर बात ये कि तक जैसी दांगी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आपने ये बात की है। सलीम साहब बोलने दे, नहीं नाम को बोलने दे। जी जी नहीं, कभी तो जो है वो भाजपा बुरा लगता है, कभी तो भाजपा को फुल टाइम ममता आयात के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये बेसिकली जमहूरी जमात नहीं है। इनका मकसद और इनको जिस पाइपलाइन के पीछे जिस मकसद के लिए छोड़ के गए थे वो लगाया था, आऊंगा छोड़ूंगा नहीं, इनको लगाया था कि ये सारे डाकू, ये सारे चोर है। तो बात ये है कि हम मान लेते हैं, 2 मिनट का तस्वर कर रहे हैं। अभी लेट्स सपोज, ठीक है आपके सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, तो बीइंग वफाकी हुकूमत आप उनको सिक्योरिटी दें ना, उनके खदशात दूर करें। सर बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बताऊं, केपीके से जितनी इन्होंने वहां से मौला जट बुलाए हुए और पंजाब से जितने मौला भट्ट अपने पास जमा किए हुए, दूसरा ये है कि ये हमारा जो है वो मंशूर नहीं था कि हम जो है वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। और प्रोटोकॉल के अंदर इस जितनी ऐशो आराम जो है साबका वजीर आजम को जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी ऐसा जो है नहीं हुआ कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और पूरी ब्रिगेड। लास्ट मुझे ये बताइए, जब कातला में हमला होता है उस वक्त सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी आपकी। कराने वाले भी आप हो, रोने वाले भी आप हो। एक उधर अल्ताफ हुसैन था, इधर हमें ये मिल गया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, हाथ में तस्वीर मुंह पे झूठ बोलने वाला आदमी, कभी तो क्या बातें करता है, कभी क्या बातें करता है। नईम साहब लास्ट आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन 2023 में आप लोग करवा रहे हैं अक्टूबर में, एक तो ये, दूसरा महंगाई खत्म नहीं कर रहे, तो कल आप हल्कों में कैसे आएंगे? अवाम गिरबान नहीं पकड़ेगी आप लोगों का? देखिए साजिद भाई, जहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं होता ना, वो माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता है। सियासी इस्तेकाम के चक्कर में हम बड़ी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम आ जाए, लेकिन आए दिन जो ये शुरू बैठ के छोड़ देते हैं, कभी जो है वो लाहौर अपना पंजाब की जो है असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर देते हैं, कभी केपीके की असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं। इनको अपनी फिक्र है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। बाकी रहा इलेक्शन, तो इलेक्शन अपने मकरूर अपना जो वक्त है उस वक्त में मेरा ख्याल है इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होंगे भी। लेकिन अभी हमें इस वक्त जो जरूरत की जो चीजें, इस वक्त जो महंगाई का जो तूफान जो IMF को ये गिरवी रखा के गए हुए जो IMF के पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, हमें वो भी तो रिकवर करना है ना। जो GDP रेट 5.8 इनको मुल्क का दिया है, इन्होंने सिफर में लाके खड़ा किया, हम उस GDP रेट को भी तो मेंटेन करना है ना। इंटरनेशनली ममालिक के साथ जो ये ताल्लुक, झूठ उतना बोलो जितना कोई हजम कर सके भाईजान, इतने लंबे झूठ न बोलो कि हजम भी ना हो। झूठ उतना बोलो तो हजम हो सके, तो आपको क्या उल्टी कहानियां न बोलो। ठीक है, उल्टी कहानियां न बोलो, झूठ इतना बोलो तो हजम हो सके, इतने लंबे झूठ न बोलो तैयार नहीं तो था, हजम भी ना हो। एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, बैठ के बनी गाना से सिर्फ जो है लोगों को ख्वाब जो है वो दिखाते थे। अब मैं क्या ख्वाब बताऊं आपको, बच्चों को भी रट गए, अंडे मुर्गियां, करोड़ नौकरियां। आज मुर्गी की कीमत क्या पहुंची हुई है? मुर्गी आवाम की पहुंच से दूर हो रही है, जरा उसको देखो। ये सारे के सारे रोटी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, उसको देखो। अब इमरान खान को बोलो हम इकोनॉमी की फिक्र करो। आप सारी सारी इमरान ही करते रहे, आपको इकोनॉमी की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, सारे जाएंगे वहां। आ गया पॉइंट आपका, बहुत शुक्रिया नईम अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अडवाणी साहब, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के अभी तक इल्जामात एक दूसरे पर हैं, वजह क्या है? क्या ये जो आखिरी अरसा रह गया है, ये हुकूमत यही चलती रहेगी, राग आलापती रहेगी, तो फिर तो ये अवाम का तो तेल निकल जाएगा। नहीं तो वो तो निकल रहा है ना, और ये यही करते रहेंगे, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं मतलब कोई ये जो जिनीवा से 10 अरब आ रहे थे, जो पूरी मुल्कों ने इमदाद की, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाही आई, तो आपने देखा बिलावल साहब और हमारी पूरी हुकूमत कई मुल्कों से उन्होंने इमदाद की मदद में पैसे लिए, फिर खुशी की लहर झूम रही, 10 अरब डॉलर जिनीवा से आ रहे हैं, तो वो जब आएंगे पार्शन ही आएंगे तो नजर भी आएंगे। सर वो 71 में जो बेरी बेरा आ रहा था ना अमेरिका का, ये इस तरह आएंगे। वो तो ऐसा है ना कि वक्त के साथ साथ आएंगे, सही है, आस्ते आस्ते आएंगे। उससे आपको ये हो सकता है, आप इसको यूं कह सकते हैं कि ग्लोबली पाकिस्तान की अभी भी क्रेडिबिलिटी कुछ बाकी है, सही है ना। अभी आपके ऊपर कुछ ट्रस्ट किया जा रहा है, आपको उसको अगर आप पे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है तो उन फ्यूचर के अंदर आप उसको प्रूव करें कि आपने हम लोगों पे सही ट्रस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं, लगता नहीं है कि हम उन पे पूरा उतर पाए, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे, अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उससे आपको ये एडवांटेज है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखें आज भी हम पे लोग, यानी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे ट्रस्ट करती है, ये एक अच्छी साइन है। लेकिन वो सब आराम से आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके लड़ाई झगड़े बंद नहीं होते। लोग वहाँ पर लोग अगर ये कहीं भी जाते हैं कुछ मांगने के लिए किसी भी मुल्क में, तो वो वहाँ पर वही बात होती है, यार आप आपकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती,
हम आप पे ट्रस्ट किस तरह करें? आप एक दूसरे पे, आपको ट्रस्ट नहीं है, वो कहता है आप चोर हो, वो कहता है आप चोर हो, तो दोनों में एक दूसरे को चोर कहते हैं। हम अपने पब्लिक में आवाम को किस तरह सेटिस्फाई करें कि हम चोरों को मदद नहीं कर रहे हैं? आप खुद एक दूसरे को चोर बोलते रहते हैं। अभी आपने देखा दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ज़्यादातर तो यही बोला कि भाई आपके दौर में ये हो गया, आपने ये खा लिया, उसने ये खा लिया। देखिए, दुनिया ये नहीं जानती कि पीटीआई क्या बोल रही है या पीपल्स पार्टी क्या बोल रही है या नून लीग क्या बोल रही है। दुनिया ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपको कलेक्टिव देखा जाता है। आपको कलेक्टिव देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं सब एक दूसरे को चोर कहती हैं। तो आप यानी एक कलेक्टिवली पाकिस्तान की इमेज डैमेज होती जा रही है। अब आपकी इमेज डैमेज हो जाती है, लोगों को आप खुद कहते हो कि चोर हैं चोर हैं। खान साहब ने मलेशिया वगैरह में कितने मुल्कों के दौरे किए, वहाँ सब यही बातें की कि मेरे मुल्क में तो ये जितनी भी जो अपोजिशन है वो चोर है, बेईमान है। आज वो लोग यही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतना तबाह किया। तो आपका मैसेज तो ये जा रहा है ना कि पाकिस्तान एक चोर कंट्री है, जहाँ बेईमानियाँ होती हैं, जहाँ करप्शन होती है, जहाँ पैसे खा दिए जाते हैं, इनको कुछ हेल्प नहीं की जाए। तो अब वो लोग किस तरह आपकी हेल्प करें, ये भी एक सवाल बन जाता है। यूक्रेन और रसिया की जंग के बाद यूरोप पूरा तबाह होता जा रहा है। आपको पता है यूके के हालात देखो, यूरोप के हालात देखो, वो खुद भी ऐसे हाल में हैं कि उनके यहाँ स्ट्राइक शुरू हो गई हैं। यूके के अंदर आप देखें इमिग्रेशन तक की स्ट्राइक चल रही है। आप जाओ अगर यूके में, अगर आप आजकल में जाना हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको 5-6 घंटे लगेंगे सिर्फ इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। तो वहाँ स्ट्राइक है, बसों की, ट्रेनों की, हर जगह। क्यों वजह क्या स्ट्राइक की? कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई दुनिया में हो गई है, महंगाई बढ़ गई, स्ट्राइक हो रही है, तो वो खुद तकलीफ में आ रहे। मकसद मेरा कहने का ये है कि वेस्टर्न कंट्री अमेरिका वो खुद तकलीफ में है, वो खुद प्रॉब्लम में है। अब वो आपको उनसे प्रॉब्लम भी अपनी सॉल्व करवानी है और एक दूसरे का झगड़ा भी कम नहीं करना, एक दूसरे को गालियां देना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, लेकिन कलेक्टिवली आप ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रस्ट के काबिल नहीं है। बहुत अच्छी बात की जी सलीम साहब। अब आपका पॉइंट है, अब आपका टेक है। अब मुझे बताएं कि क्या इकबाल साहब सही नहीं कह रहे कि पूरी दुनिया तो हमें पाकिस्तानी नजर से देखती है? सर, आपके वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमें पता है कि किन टाइलों के नीचे जो है वो डॉलर छुपे हुए हैं। सर, जब इनको पता है तो इनका काम ये नहीं है अवाम को बताना, इनका काम ये कि जाएं वहां पे छापा मारें और बाजियाब करें उनको। और इन्होंने जब ये बात की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस बात के ऊपर एक्शन लें और उसको बाजियाब करवाएं जहां जहां डॉलर छुपे हुए हैं। चले, मैं आता हूं आपके पास। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले सलीम साहब से बात हम कर रहे थे। सलीम साहब, इस वक्त आप अपोजिशन में हैं और आप पर तोड़ रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटीज के साथ हम आएंगे, लेकिन ग्राफ आपका जो ग्राउंड रियलिटीज नजर आ रही हैं वो नीचे जा रहा है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो रही है, तो ये धांधली आपको फिर 2023 में भी, इसी जनरल इलेक्शन में भी हो जाएगी। फिर आप 2/3 मेजोरिटी कैसे लाएंगे? तो क्या ही अच्छा है कि ग्रैंड डायलॉग हो, जैसे आडवाणी साहब ने कहा कि हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। हम बैठ के सारे मुल्क की बका के लिए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए एक हो जाएं, कुछ साल के लिए बैठ जाएं। सर, हमारे मैसेजेस तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर पहले से मौजूद है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे जनरल्स की, हमारे सियासतदानों की, तमाम ब्लैक मनी दुनिया के हर मुल्क के अंदर में मौजूद है। हमारे मैसेजेस तो पहले से मौजूद है। क्या दुनिया को नहीं पता है कि इनकी ब्लैक मनी यहाँ पे पड़ी हुई है? दुनिया अंधी है? दिमाग दुनिया में क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं है जिनको न पता होगी कि इनकी ब्लैक मनी यहाँ पे पड़ी हुई है? हमारी जो, जब तक ये रेपुटेशन हम अपनी सुधारेंगे नहीं, जब तक हम अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किस तरह आगे जा सकते हैं? ये सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें कवानीन में बहुत सी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। हमारे मुल्क का पैसा, हमारे मुल्क से कमाया पैसा हमारे मुल्क में रहना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, रुपए में कमा रही है और डॉलर में लूट के ले जा रही ये बातें आप ऑपोजिशन में रहकर तो सब करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं आप भी वही करते हैं। आपकी बात सही है। ये इस मामला पहले हो जाने चाहिए थे इसमें बहुत हद तक, मगर उस वक्त 2/3 अक्सरियत नहीं थी कि सिस्टम को तब्दील किया जा सकता। अब इंशाल्लाह खान साहब की कोशिश यही है कि 2/3 अक्सरियत ले और सिस्टम को बेहतर करें और सिस्टम में तब्दीलियां लाएं, क्योंकि सिस्टम में तब्दीलियां ला। आपको लगता है सर, कि खान साहब दोबारा आएंगे?
इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हमें पूरी उम्मीद है। हम मायूसी कुफर समझते हैं, हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि कलाम पाक में लिखा हुआ कि मायूसी कुफर है। हम पूरी उम्मीद है पाकिस्तान एक दिन तरक्की करना है और इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में ही तरक्की के कदम आगे बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। चले आगे आपका लास्ट पॉइंट एक बार अडवाणी साहब, अब फाइनली इलेक्शन 2023 में होते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, या कि जिस तरह अभी से ही एक आवाज गूंज रही है, हमारे जराए भी कह रहे हैं ये 24 तक देंगे। देखिए अभी यही माहौल ऐसा बन गया है कि बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि अब इलेक्शन हो पाए। यही तो मैं कह रहा था, ये 23 के इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना कि नहीं जल्दी चाहिए। 22 तो निकल गया, अब 24 जा रहे हैं। अब 23 में इलेक्शन हो जाए बड़ी बात है। अब ऐसे हालात हो गए हैं क्योंकि आपके इन लोगों ने देखे वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, सोच चेंज हो जाती है, लोगों की सोच चेंज हो गई, पॉलिसियाँ चेंज हो गई, काफ़ी लोगों ने सीख लिया। 6 महीने पहले जो आप सोच रहे थे आज कुछ और सोच रहे हो। तो मकसद कहने का ये इनकी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। एक बात आपकी तो सच हुई, आपने कहा था खान साहब पार्लियामेंट में जाएंगे, खान साहब ने कहा भी कि मैं जा रहा हूं, लेकिन हुकूमत ने कहा हमने बदला लिया। ये बदला लिया हुकूमत ने, बड़ी देर कर दी। मकसद कहने का ये था, मैंने कहा कि हर सियासत एक ऐसी चीज़ है, वक्त पे आपको अपना कार्ड खेलना है। टाइम निकल गया तो बहुत कुछ हो जाता है। अब वो वक्त गुजर गया, क्योंकि अब पीडीएम को भी, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, पीडीएम को भी ये एहसास हो गया है कि खान साहब मकबूल हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां वो कबूल नहीं है। उनकी कबूलियत वहां खत्म हो गई है। तो अब वो तो फिर होता है ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ अब कबूलियत खत्म होती जा रही है, वो जगह नहीं बन पा रही खान साहब जहां कबूल होना है। पाकिस्तान में 2 चीजें एक साथ होनी चाहिए। कबूलियत का विचार है, नेशनल है या इंटरनेशनल है आपका? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये रियलिटी है। आप भुट्टो से ले लें, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इमरान खान। पाकिस्तान में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप मकबूल के साथ साथ कबूल भी होने चाहिए। काम का अब अभी कबूल नहीं है उस जगह पे जहां होने चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि इनके लिए अब मुश्किल है कोई यानी प्राइम मिनिस्टर बनना, जब तक सचवानी साहब का वो कबूलियत की जगह नेशनली है इंटरनेशनली है। वो आप सब लोग समझते हैं कि कैसे मतलब पाकिस्तान 1947 मगर इसके अंदर में आप देखें ना, जो कबूल हुए और जिन्होंने मुल्क के मफाद के लिए काम करने की कोशिश की तो उनको मरवाया गया। या भुट्टो साहब की मिसाल आपके सामने मौजूद है, एक मिसाल जनरल ज़ियाउल की मिसाल आपके सामने मौजूद है। जब तक वो उनके साथ चलते रहे सही थे, जैसे ही उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए कुछ करना चाहा उनको मरवा दिया। जनरल आसिफ नवाब ने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया तो उनको मरवा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अरशद शरीफ जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो मल्टीनेशनल कंपनियों के हरामी पने हैं वो जाहिर किए, और नवाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग जाहिर की, इनको मरवा दिया। तो सर ये जब तक हम हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं और खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ और खान साहब को पता है कि वो उनके ऊपर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है, इसके बावजूद भी वो अमाम में जा रहे हैं, तो उस वक्त तक जो है वो ये मुल्क को आगे आपका नहीं इसमें रोशनी डालिएगा जो खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला फिर हो सकता है। देखिए वो मैं नहीं कह सकता कि कातलाना हमला हो सकता है कि नहीं, वो एक अलग बात हो जाती है। इन लोग भाई ने कहा कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए, अच्छे काम करने की कोशिश की सर, कोशिश की, इसका फैसला कौन करेगा कि वो जब पहले जो काम कर रहे थे वो मुल्क के लिए नुकसानदेह थे और बाद में जब उन्होंने जो काम करना शुरू किया वो मुल्क के मफाद में था, ये कैसे कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड तफसीली बहस है, उसके ऊपर हम यहाँ पे 1 घंटे के सेशन में कर भी नहीं सकते, उसकी सारी तफसीलात देखनी पड़ेंगी हमें। नहीं मगर मेन काम जो है उसके ऊपर बात हो सकती है। आप मुझे बताए ना ऐसा कौन सा काम किया गया जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद था और उनको हटा दिया गया। एक काम मुझे आप बता दो जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। पाकिस्तान के लिए फायदेमंद, मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान के लिए जो फायदेमंद काम था और उनको हटा दिया। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की, सही है। आप जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं, 1974 में नेशनलाइज किया गया, वो गलत पॉलिसी उसको उन्होंने इकरार भी किया, उनको कबूल करने जी 1974 में आपने नेशनलाइज किया, उससे मुल्क को फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो फिर आप कहां से कह रहे हो कि उनकी नुकसान हुआ? उस पॉलिसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान इतना पीछे चला गया,
पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को ये टेंशन हो गया कि जिस मुल्क में लोकल लोगों का बिजनेस लूट लिया जाता है, हमारे लिए यहाँ ये फ्यूचर बहुत नहीं बड़ी है। गलती थी इनकी। सही, तो मतलब गलती के बावजूद भी टीम बजट जो है वो पाकिस्तान प्रॉफिट में था। अरे वो प्रॉफिट लॉस की बात की बात है, पाकिस्तान तो डे वन से प्रॉफिट था, वहां से यहाँ तक पहुंचा कैसा, इसी वजह से पहुंचा। किस सेंस में आपने 74 में नेशनलाइज किया, लोगों के बिजनेस लूट लिए, कौन बिजनेस करेगा? फिर आपने कहा नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा अच्छा तो अब मुझे काम गिनाओ, मैं उसमें निकालता हूँ ना भाई। सर आप बोलो हाँ, अब आ जाए नवाज, मुझे जो याद आ रहा है नवाज शरीफ का डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिया, इससे मुल्क को क्या फायदा था? लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया कि इस मुल्क का कुछ भरोसा ही नहीं है, ये तो डॉलर अकाउंट फ्रीज कर लेता है। आप मुझे जिन जिन लीडरों के बारे में बोल रहे हैं उन लीडरों के अच्छे काम बताओ, मैं आपको इमरान खान क्या अच्छा काम किया जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई है, चलें बताएं। सर 6% GDP इनका अच्छा काम किया है सर, अच्छा काम नहीं अच्छा काम इमरान खान का कौन सा था जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बताएं इमरान खान का वो अच्छा काम, अच्छा काम ये था इमरान खान साहब का जो रशिया के साथ उन्होंने राब्ता किया, रशिया के साथ राब्ता करके 40% सस्ते का एग्रीमेंट करने का होने वाला था, उसी ये सबसे बेहतरीन काम था जिसके ऊपर से रिजीम चेंज हुआ। दूसरा इन्होंने जो अफगानिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे न देने का इन्होंने ऐलान किया, ये सबसे अच्छा काम था। इन्होंने मना किया हम अड्डे नहीं देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हुई और इन हुकूमत के आते के साथ में चाइनीज के ऊपर मिले हुए, इसके बाद में दहशतगर्दी के कई वाकयात हुए जिसके ये मुंह बोलते सबूत है। आज भी दहशतगर्दी चालू है, आज भी हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। जी सर एक बार फौजी जवान तो हमारे काफी टाइम से शहीद हो रहे हैं इमरान खान, और सर इसकी वो पॉलिसी गलत है जो हमारे आला एस्टेब्लिशमेंट में एक्सपेक्ट की है, इसमें हमारे एस्टेब्लिशमेंट। जी जी अब ये इतने सारे सवाल एक साथ कर दिए, ध्यान भी नहीं रहा। इमरान खान ने क्या अच्छा काम किया, क्या था रसिया के वास्ते? आप मुझे उस वक्त का कोई MOU एक साइन किया हुआ दिखा दें कि रसिया से उन्होंने सर आज फिर क्यों जा रहे हैं रसिया? उसी बात को फॉलो करते हुए जा रहे हैं ना सर, अभी क्यों जा रहे हैं? उसी बात को फॉलो करते हुए जा रहे हैं ना सर, अभी क्यों जा रहे और हैं? वो कागजात मौजूद थे वो, अरे कोई कागजात बिल्कुल 100% मौजूद क्यों जा रहे हैं? उस वक्त क्यों गलत हुआ था ये भी बताओ। जी उस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, ठीक है, इनके पास एक अच्छा बहाना था, नहीं जा सकते थे, नहीं जाते अच्छा होता। आपने वेस्टर्न कंट्री को खास देखे, अमेरिका के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के अलावा कहीं नहीं है। रसिया को आप क्या एक्सपोर्ट करते हो? रसिया से आज तक आपने लिया क्या है? पहले सवाल है, सोचो ना। आप तो उस वक्त अपनी सियासत को चमकाने के लिए रसिया का नाम लिया है, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो उस वक्त मुझे एक MOU साइन किया हुआ दिखा दे जिसमें रसिया से हमने किया है। अब रसिया की लचक जो आ रही है, भाईजान बोल रहे हैं, अब जो बातें कर रहे हैं वो उस वक्त नहीं है। स्टेटमेंट आप देख लें रसिया का यूक्रेन की जो जंग है ना उसने तूल पकड़ ली है, ठीक है। अब रसिया सोच रहा है कि ये जंग तूल पकड़ रही है, हो सकता है मुझे प्रॉब्लम आ जाए। अब रसिया को हर मुल्क से ताल्लुकात अच्छे करना मजबूरी बन गई है, खास करके पड़ोस मुल्कों से, क्योंकि ये जंग रसिया ने इतना टाइम चलेगी सोचा ही नहीं था। जैसे आपको पता है, आप अगर हिस्ट्री में चले जाएं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह जर्मन ने कैलकुलेशन किया था और रसिया से जंग शुरू कर दी थी और लंबी हो गई थी और बाद में उसको प्रॉब्लम हुआ था। तो मकसद कहने का है कि रसिया की ये जंग तूल पकड़ती जा रही है, अब उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो पाकिस्तान से भी मुआहदे करेगा, अमेरिका चाइना से भी करेगा, सऊदिया से भी, सबसे करने मजबूरी हो गई है। उस वक्त आपका एक बहाना था कि रसिया की वजह से मुझे हटा दिया गया, नहीं ये वो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। हमारा 40% ऑयल का बेनिफिट की बात चली और उसी बात के ऊपर जो है ना वो हटे, कौन सी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी बात के ऊपर वो हटे। मेन वजह यही थी, आप माने या ना माने मगर मेन वजह यही थी कि वो रशिया से जो उनकी बात हुई उसी की बात के ऊपर वो हटे। सर मेरे मानने ना मानने की बात नहीं है, ठीक है। आपको एक तो MOU दिखा दें, उस वक्त इस पे बात हुई हो। सर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे जिसमें ऑयल के हवाले से बात हुई है, कुछ बात नहीं है। रशियन सफीर ने इसका अनाउंसमेंट किया, टीवी के बोल चैनल पे बैठ के रशियन सफीर ने खुद इस चीज का एक्सेप्ट किया है कि बोल चैनल में बैठ के उसका इंटरव्यू आया है। इससे ज्यादा वो क्या हो सकता है? बोल चैनल के अंदर उसका इंटरव्यू आ चुका है रशियन सफीर का। सर आप मैं रिकॉर्ड निकलवा के साजिद की मदद से आपके पास भिजवा देंगे। ठीक है, आ गए आपके पॉइंट। मुझे प्रोड्यूसर इख्तिताम का कह रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।